लेक्चर 32 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों पार्ट एक में है। ठीक है। और इस लेक्चर स्टार्ट होगा इंडेक्स के 8 के साथ और इंडेक्स 8 ख़त्म हो जाएगा इसी लेक्चर में, क्योंकि तीनों पार्ट। ठीक है। लेक्चर इंडेक्स 8 है। इंडेक्स 8 का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट एंड एरर्स। 3 पार्ट है, अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट एंड एरर्स। ठीक है। तीनों पार्ट को हम लोग समझेंगे। ये उसी तरीके से वही चीज़ है जो हम लोग पढ़े थे अपने इंटरमीडिएट में। ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट और एरर के बारे में पढ़े थे। ठीक है। पहले पॉलिसी के बारे में जानते हैं। तो पॉलिसी को समझने के लिए तुमको एक एग्जांपल लेके चलना होगा, वो है रिलेशनशिप का। ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलता है पॉलिसी का? पॉलिसी आर अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी आर रूल्स यूज टू मेक or present financial statement. What is accounting policy? Accounting policy are the rules, और ये rules are used to present and prepare financial statement. ठीक है। ये तो पता चल गया कि रूल्स क्या होता है, मतलब पॉलिसी क्या है। पॉलिसी रिलेशनशिप में है, हम एग्जाम्पल के थ्रू चला रहे हैं। ठीक है। अब इसका सीक्वेंस देखो। सेकंड, कि हम लोग को कौन सा रूल यूज़ करना चाहिए, मतलब कौन सा रिलेशनशिप में जाना चाहिए, किसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। या तो जो आईसीआई बोलता है वो रूल्स यूज़ करो, वो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करो, या फिर अगर आईसीआई नहीं बोलता है तो तुम अपना जजमेंट यूज़ करके रूल्स यूज़ करो, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी एडजस्ट करो। मतलब अगर तुम्हारे पापा बोल रहे हैं उसको बनाओ तो उसको बनाओ, मतलब आईसीआई जो बोल रहा है वो करो। अगर पापा कुछ नहीं बोल रहे तो खुद से बनाओ, जज करो। तो कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करना चाहिए? जो आईसीआई बोल रहा है, जो इंड एस बोल रहा है। और अगर इंड एस नहीं बोल रहा है उस चीज़ के बारे में कि इसमें कौन सा इसमें कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ होगा, तो जजमेंट यूज़ करो। जजमेंट का मतलब क्या होता है कि अपना जज से खुद से जज करो कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। अगर इंड एस नहीं बोल रहा है तो क्या ऐसे जज करोगे? जज करने का तरीका है कि पता करो कि क्या, जैसे कि इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री में का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो इंड एस 2 में आएगा। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है जो इन्वेंट्री का है लेकिन इंड एस 2 उसके बारे में नहीं बोलता है, तो दूसरा इंड एस देखो, 10 देखो, 12 देखो, 100 देखो, 107 देखो, कुछ भी देखो। वहाँ कहीं अगर कुछ इन्वेंट्री का बात हो रहा है और वहाँ ट्रांजैक्शन में बैठे हो तो वो ले लो। अगर दूसरा इंड एस भी नहीं बोल रहा है तो IASB का देखो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वहाँ अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो ले लो। अगर वहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जो जिस इंडस्ट्री में हो, तुम तो एक एंटिटी हो, अगर तुम जिस इंडस्ट्री में हो वो इंडस्ट्री जो चीज़ यूज़ कर रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी वो यूज़ कर लो। ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी का डेफिनेशन समझ में आ गया। रूल्स है जिसको एफएस बनाने के लिए यूज़ होता है। कौन सा रूल हम लोग यूज़ करेंगे? जो आईसीआई बोल रहा है, जो इंडेस बोल रहा है। अगर इंडेस नहीं बोल रहा है तो अपना जजमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हम लोग रूल जो था उसको यूज़ कर लिए कि हाँ ये वाला रूल यूज़ करेंगे, लेकिन जब बोल दिया कि ये रूल यूज़ करेंगे तो उसको लगातार यूज़ करना होगा, कंसिस्टेंटली यूज़ करो। तो कंसिस्टेंटली उसको यूज़ करेंगे हम लोग। एक इसमें पॉइंट आता है कि जैसे कि हम लोग एक रूल यूज़ कर लिए कि इन्वेंट्री को हम लोग वैल्यू करेंगे NRV पे, इन्वेंट्री छोड़ दो। हम लोग बात करते हैं PP इंडेक्स 16 का। इंडेक्स 16 में बोल दिए कि हम लोग उसको हर वक्त वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे, तो ठीक है, तो कॉस्ट पे करो। लेकिन एक बात तुमको याद होगा कि अगर तुम फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग दोनों का जो कॉस्ट, जो मेथड है वैल्यूएशन को, उसको कॉस्ट और रिवैल्यू दो अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो। जो अगर कैटेगरी बना हुआ है तुम्हारे PP का तो कंसिस्टेंटली तुम फॉलो करो, लेकिन उसमें भी डिफरेंस कर सकते हो। मतलब पॉलिसी जो फॉलो करो उसमें डिफरेंस नहीं ले सकते हो। अलग अलग एसेट के ऊपर अलग तुम कर सकते हो, अलग एसेट मतलब अलग कैटेगरी पे कर सकते हो। समझ गए? अब तुम पॉलिसी समझ गया, कौन सा यूज़ करना है वो भी पता चल गया, और कंसिस्टेंटली फॉलो करना भी पता चल गया। लेकिन हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब उसको चेंज करना पड़ रहा है। चेंज करना पड़ रहा है मतलब हो सकता है कि अकाउंट जो पॉलिसी चेंज करना पड़ सकता है सिर्फ 2 रीजन की वजह से। पहला, अगर इंड एस खुद बोल रहा है कि चेंज करो, तुम मैंडेटरी है चेंज करना, तब तुम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दोगे। या फिर तुम वॉलंटियरली खुद बोल रहे हो कि हम बेटर प्रेजेंटेशन देंगे अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देते, तो चेंज कर दो। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज होता है? ऐसे तो कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, लेकिन चेंज तभी करना जब या तो ऐसे ही बोल रहा है या बेटर प्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, समझ गए? लेकिन पॉलिसी चेंज करने का मतलब ये, जो पॉलिसी चेंज करने का मतलब तुम इसके साथ मत कंफ्यूज होना। क्या पॉलिसी, अगर 2 चीज़ ऐसा है जिसको चेंज करने को पॉलिसी चेंज करना नहीं कहते हैं। क्या है 2 चीज़? पहला
कि अगर तुम नया पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको पॉलिसी में चेंज नहीं कहेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बन रही है तो वो चेंज इन गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो न्यू गर्लफ्रेंड आ रही है, तो दैट इज़ नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। दूसरा है कि सब्सटेंस अगर चेंज हो रहा है तो उसको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाइफ बन रही है तो वो तो सब्सटेंस चेंज हुआ ना, जो पॉलिसी थी, जो रिलेशनशिप थी, वो तो सेम ही रहा। तो सब्सटेंस चेंज होने की वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कहेंगे। अकाउंटिंग टर्म में इसका एग्जांपल कि अगर कोई पीपी है वो इंड एस 16 में फॉलो हो रहा था क्योंकि उसको हम लोग बिजनेस में काम कर रहे थे, अब हम लोग वही बिल्डिंग से हम लोग रेंट लेना शुरू कर दिए तो इंड एस 40 में चला गया, तो सब्सटेंस चेंज हो गया, लेकिन वो है तो वही, इंड एस 16 से इंड एस 40 में चला गया, सामान वही है, उसको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कहेंगे। ठीक है। अब बताओ कि हमको तो पता चल गया कि चलो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे थे, लेकिन आईसीआई बोला या वॉलंटियरली हम लोग उसको चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, चेंज करना पड़ रहा है, पता चला कि चलो चेंज करना है, लेकिन कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज करने का आंसर पता चलेगा, इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग चेंज कर क्यों रहे हैं। चेंज हम लोग दो वजह से करते हैं, एक आईसीआई बोला या फिर वॉलंटियरली। अगर आईसीआई बोला है कि चेंज करो तुम अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आईसीआई बोलेगा तुमको कि कैसे चेंज करना है, तो उस तरीके से चेंज कर देना। मतलब आईसीआई खुद तुमको ट्रांजिशनल प्रोविजन देगा, तो उस हिसाब से वो ट्रांजिशन के जो दिया है प्रोविजन उसको फॉलो करके तुम चेंज कर लेना अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आईसीआई की वजह से तुम चेंज कर रहे हो लेकिन वो ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं दिया है, तो तुमको क्या करना होगा वो अभी बताएंगे। एक और सुनो, दो रीजन की वजह से चेंज करते हैं, आईसीआई की वजह से, खुद से। आईसीआई का तो दोनों बता दिया कि एक बार ट्रांजिशन प्रोविजन दिया, एक बार नहीं दिया। दूसरा, हम लोग वॉलंटियरली चेंज करें, तो जब वॉलंटियरली चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, जब वॉलंटियरली चेंज करना है और जब आईसीआई बोला है चेंज करने के लेकिन ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं दिया है, तो दोनों का जब बात होगा तब हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके चेंज करेंगे। ठीक है। मतलब कि मतलब नहीं, समरी दे रहे हैं तुमको, फिर से समरी ये दे रहे हैं कि अगर तुम चेंज की हो प्रोविज़न, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की हो, तो कैसे चेंज करना उस पर डिपेंड करेगा कि तुम चेंज कर क्यों रहे हो। आईसीआई अगर बोला है तो आईसीआई के प्रोविज़न के हिसाब से चेंज कर दो, ट्रांजिशन प्रोविज़न। लेकिन आईसीआई बोला लेकिन वो ट्रांजिशन प्रोविज़न नहीं दिया, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो। और आईसीआई छोड़ो, तुम खुद बोला, तब कैसे चेंज करोगे, तब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तब देना है तुमको, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे के चेंज कब, मतलब ये तुमको क्या बता रहे कि चेंज कैसे करना है। तो चेंज करने का दो तरीका, या तो जैसे आईसीआई बोल रहा है ट्रांजिशन प्रोविजन वैसे चेंज कर दो, या फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर तुम चेंज कर दो। ठीक है। ठीक है, अभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर कैसे चेंज करते हैं, ट्रांजिशन प्रोविजन तो जैसे बोलेगा वैसे कर देंगे, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर कैसे चेंज करेंगे वो भी समझाएंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट उससे पहले समझ लो। क्या, देख भाई, अगर कोई इन डेज है, बोला गया है मार्केट में ड्राफ्ट आ गया है उसका, लेकिन हम लोग उसको अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं है मार्केट में कि अभी जैसे कि मतलब मार्केट में ड्राफ्ट आ गया कि इंडेस आने वाला है और वो कुछ दिन के बाद आएगा, लेकिन अगर आप चाहे अपने कंपनी पे लगाना तो आप लगा सकते हो। तो अगर आप जो नया इंडेस आया उसको अगर आप ले रहे हो तो उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि तुम वॉलंटियरली चेंज कर रहे हो, तुम अपने मन से चेंज करो। नहीं भाई, उस जब इंडेस वो आने ही वाला है, अभी नहीं आया भले ही, लेकिन आने वाला है, तो इंडेस आईसीआई खुद बोल रहा है चेंज करने के लिए, तो उसको वॉलंटियरली नहीं बोल के बोलेंगे क्या, ये आईसीआई बोल रहा है। और जब भी आईसीआई बोलता है तो अगर ट्रांजिशन प्रोविजन दे रहा है तो हम लोग ट्रांजिशन प्रोविजन के हिसाब से चलेगा, और अगर ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं दे रहा है आईसीआई, और तब हम लोग मतलब कि हम लोग कोई आने वाला इंडेस फॉलो लिए हैं और ट्रांजिशन प्रोविजन आईसीआई नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जैसे देंगे। लेकिन नया अगर आने वाला इंडेक्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसको वॉलंटियरली वाला ग्रुप में नहीं रखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सा यूज़ करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सा यूज़ करना है उस पर डिपेंड करता है कि या तो आईसीआई बोलेगा वो फॉलो करो, या फिर अगर आईसीआई नहीं बोला है तो अपना जजमेंट लगाओ। तो इनकेस अगर तुम जजमेंट लगा रहे हो, मतलब आईसीआई तुमको नहीं बोला है तो उसको तुम वॉलंटियरली लोगे, भले ही आईसीआई नहीं बोला है, लेकिन आईसीआई तुम बोला है कि तुम जानबूझ के लिया ब्रो, तो जब जानबूझ के लिया तो वॉलंटियरली, और वॉलंटियरली जब भी लेते हैं और मतलब जब वॉलंटियर लेंगे तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब फर्स्ट टाइम लेंगे तो उसको अगर चेंज नहीं कहेंगे, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है। और जब अगर जैसे कोई दूसरा चीज़ चल रहा था तुम नया ले रहे हो तो उसका जो चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी जो चेंज हुआ उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा। दो पॉइंट है कि अगर वॉलंटियरली कर रहे हो या आईसीआई बोला है करने के लिए लेकिन ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं दिया तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देके चेंज करते हैं।
और ICAI बोला है चेंज करने के लिए और ICAI ही प्रोविज़न दे रहा है, तो उससे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव का इफेक्ट देना कहते किसको है। देख भाई, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का मतलब होता है कि अभी से पहले तक, जैसे कि 2013 से बिजनेस स्टार्ट हुआ, 2018 तक कुछ हुआ, 2018 में चेंज कर रहे हैं, तो ये जो चेंज होगा वो जो अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, इस सब में तुमको ये जो नया चेंज है ना, उस सब में ये सब चेंज डालना होगा। इसको कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं कि 18 में चेंज हुआ तो 19 सबका चेंज होगा, जो आगे आने वाला है वो आया ही नहीं, तो उस हिसाब से उसको चेंज करेंगे नहीं, उसको ड्राइव आउट करना करेंगे, पीछे जो उसका मतलब नहीं, उसको कहेंगे प्रोस्पेक्टिव। लेकिन जब अकाउंटिंग पॉलिसी जब चेंज होगा ना, उसको तब हम लोग करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव कब देते तुमको बता दिए, तो किस में, वॉलंटियरली या फिर ICAI विदाउट प्रोविजन। ठीक, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो प्रोविजन, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग नया चीज़ ला रहे हैं ना, उसको बहुत जितना अभी तक हो चुका है सब पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसको अफेक्ट करवाएंगे। ठीक है, और ये सोच के कराएंगे कि जो नया, जैसे कि हम लोग पहले कॉस्ट पे करते थे रीवैल्यूएशन, अब हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल पे रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो 2013 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 2018 में सोच रहे हैं कि कॉस्ट, अभी तक कॉस्ट मॉडल चल रहा था 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में सोच रहे हैं कि अब रीवैल्यूएशन करेंगे। तो ये जो रीवैल्यूएशन होगा ना, इसका जब चेंज कर रहे हैं तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे देंगे रीवैल्यूएशन का। अभी तक जो कॉस्ट में चल रहा था उसको कॉस्ट का वैल्यू काट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर का सारा सब में, और ई वाला जो नया है उसमें सबको रीवैल्यूएशन मॉडल में दिखाना होगा। कॉस्ट मॉडल में दिख रहा था 13-14 सब में, उसको रीवैल्यूएशन में दिखाना होगा। इसको कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना। लेकिन भाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का मतलब क्या कि तुम जाएगा अभी जो बोले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट काट के कॉस्ट वाला वैल्यू काट के रिवैल्यूएशन वाला मॉडल लिखोगे, नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। तो कैसे होगा भाई, इसको करने के लिए तुमको एक पहले बात समझाना पड़ेगा। क्या, जब भी फिनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं ना इंड एस में, तो तुम एक चीज़ देखोगे कि कंपैरेटिव्स होता है उसमें। पहला कॉलम करंट ईयर का सारा वैल्यू होगा, चाहे PL हो या बैलेंस शीट हो, उसमें एक तो करंट ईयर का जो वैल्यू आ रहा है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस, सब कुछ करंट ईयर का है। उसके साइड में कॉलम होता होगा प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का जो भी बैलेंस होगा ना, वो उसमें लिखाता है। तो करंट, जैसे कि PL या बैलेंस शीट कब बनता है कोई भी कंपनी का, साल के क्लोजिंग पे, क्लोज ऑफ एट द एंड ऑफ ईयर। तो जो करंट ईयर का एट द एंड ऑफ ईयर है 31 मार्च को, उसका वैल्यू जाएगा। और प्रीवियस ईयर का जो एंड ऑफ ईयर था, मतलब अगर 31 मार्च 2012 को करंट ईयर खत्म हो रहा है तो उसका वैल्यू, और ये जो प्रीवियस ईयर का वैल्यू है, मतलब 31 मार्च 2012 करंट है, तो 31 मार्च 2011 उसका प्रीवियस ईयर का एंडिंग रहा होगा, तो 31 मार्च 11 का भी वैल्यू लिखाएगा। 31 मार्च 12, 31 मार्च 11, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऐसे सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना होता है। इसको कहते हैं कंपैरेटिव्स। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे देना होता है। देखो भाई, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे मतलब कि अभी जो करंट ईयर में चल रहा है वो तो तुमको नया इफेक्ट, जो नया पॉलिसी यूज़ की हो उसमें हिसाब से वैसे बना दोगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना नहीं है, तो काटने का जरूरत नहीं है। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का तो मतलब था कि जो प्रीवियस ईयर में जितना हो चुका है सब का तुमको वैल्यू चेंज करना है, तो तुम सब में जाके वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते हो। तो तुम क्या करोगे, तुमको दो चीज़ करना होगा। जब भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं ना, एकदम दिमाग में फिट कर लेना, जब भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे हम लोग, तो हम लोगों को एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होता है। मतलब टोटल कितना कॉलम बनेगा, 3 कॉलम। 3 कॉलम कैसे भाई, एक ही कॉलम एक्स्ट्रा बन रहा है ना। अरे भाई 2 कॉलम तो नॉर्मल है, सब में बनता है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, और नया कॉलम का नाम होता है ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, या फिर थर्ड बैलेंस शीट, थर्ड बैलेंस शीट। क्या बोला, फिर से बोल। एक करंट ईयर का कॉलम, एक प्रीवियस ईयर का कॉलम, और ये जो नया कॉलम उसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 12, 31 मार्च 11, और ये जो बनेगा वो 1 अप्रैल 10, ये प्रीवियस ईयर है जो 31 मार्च 11 को ख़त्म हो रहा है। इसका ओपनिंग कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 10 को, 31 मार्च 11, 1 अप्रैल 10, तो 1 अप्रैल 10 को जो बैलेंस शीट था ना, उसका वैल्यू इसमें लिखाएगा, उसका वैल्यू यहाँ लिखाएगा। किसका, 1 अप्रैल 10, 31 मार्च 11 और 31 मार्च 12, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। तीसरा कॉलम बनाना पड़ता है जब भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। तो ठीक है भाई, बना देंगे, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिए कैसे। देखो, हो सकता है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ हो 2001 में, करंट ईयर 31 मार्च 12 है, प्रीवियस ईयर 31 मार्च 11 है, और ओपनिंग बैलेंस शीट रेट्रोस्पेक्टिव बना रहे हो तो
1 अप्रैल 10 का बनाना होगा, लेकिन इससे पहले तो बहुत सारा बना होगा, 9, 8, 7 प्रीवियस ईयर बना होगा। तो हम लोगों तो जो इफेक्ट देना रेट्रोस्पेक्टिव देना है, 9, 8, 7 सबका देना है, तो कैसे देंगे? कुछ नहीं करेंगे, सब में जाके काटेंगे नहीं। क्या करेंगे हम? तो ये जो बना है ना ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 10 का, इसमें जितना प्रीवियस में जो इफेक्ट होना चाहिए था ना, हर साल कुछ ना कुछ कटता बढ़ता कुछ होता, काट उठ के जो भी वैल्यू आता, उस सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो वही ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर का जो कॉलम होगा ना, उसमें तुमको दिखाना होगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर, जो भी तुम्हारा न्यू पॉलिसी लेने की वजह से न्यू पॉलिसी लोगे तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। रेट्रोस्पेक्टिव हर साल में जाएगा, तो हर साल में जो जाना चाहिए था उसका क्यूमुलेट कर दो। भले ही उस सारा साल में तुमको काटने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसका क्यूमुलेट करके ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर का जो कॉलम बनेगा उसमें तुमको दिखाना होगा। तो उसमें दिखा दोगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो कॉलम बनेगा उसमें भी तुमको दिखाना होगा। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट 3 कॉलम बना, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का और ओपनिंग बैलेंस शीट वाला का, थर्ड, जिसको कहते हैं थर्ड बैलेंस शीट वाला कॉलम। तो करंट ईयर वाला में तो जो नया पॉलिसी लाए हो उसको सीधा लिख दो, काटने का जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना नहीं है, तो नया वाला पॉलिसी के हिसाब से बना दो। प्रीवियस ईयर में पुराना पॉलिसी से बना होगा, तो जो पुराना पॉलिसी से बना था तो उसका एक साल का, तो प्रीवियस ईयर तो हर वक्त एक ही साल होगा ना। प्रीवियस ईयर का नहीं ना होता, सिर्फ प्रीवियस ईयर मतलब एक साल पिछला एक साल, तो उसका वैल्यू काट के और दूसरा वैल्यू डाल देना। और लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट जो थर्ड बनता है वो सारा प्रीवियस ईयर का क्यूमुलेट देना होता है, तो तीसरा साल का बन गया। तो बात समझ में आ गया तुमको? कैसे जब भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है तो क्या करना होता है, जितना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का मतलब होता है कि सारा प्रीवियस ईयर में चेंज कर दो। सारे प्रीवियस ईयर में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, सारा प्रीवियस ईयर का एक जगह क्यूमुलेट कर देंगे और थर्ड कॉलम बनाएंगे ओपनिंग वाला का, उसमें सारा इफेक्ट देंगे। प्रीवियस ईयर एक साल का रहता है, तो इसमें हम लोग काट के दे सकते हैं, और करंट ईयर में, तो 3 चीज़। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब तुमको समझ में आ गया। और शुड बी शोन ऑफ ऑल, हाउ टू शो फॉल रेट्रोस्पेक्टिव ओनली टिल प्रैक्टिकल। हाँ, लेकिन तुम बोलोगे कि भाई अगर अभी तो 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, तो 10 साल का तो तुम एक बार क्यूमुलेट करके ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दी, पता चला कि 150 साल पुराना कंपनी है, तो 150 साल का क्यूमुलेट कैसे दिखाओगे तुम? हो सकता है कि जब उस टाइम का फिगर कॉपी में लिखा हो, अभी बचा ही नहीं, तो कैसे ही क्यूमुलेट करो? तो ऐसे ही बोलता है कि जहाँ तक प्रैक्टिकल है ना वहाँ का क्यूमुलेट करो, इम्प्रैक्टिकल है तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये बात अपने अब दिमाग में फिट कर लिए। हो गया दिमाग में तुम्हारा फिट, बात ख़त्म। तो एक बार में और समरी अगर तुमको दें तो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली तो समझ में आ गया। चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी कर रहे हैं तो तुमको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। अकाउंटिंग पॉलिसी अभी लोग इंडिया सेट में 3 चीज़ है, पॉलिसी, एस्टीमेट, एरर। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंज आ रहा है तो उसको तुमको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब देना होता है? जब वॉलंटियरली तुम चेंज कर रहे हो, या फिर ऐसे ही बोला चेंज करने के लिए लेकिन ट्रांजिशन प्रोविजन नहीं दिया, तब तुम चेंज करोगे, तब तुमको रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही बोला चेंज करने के लिए और वो भी ट्रांजिशन प्रोविजन दे रहा है तो उस हिसाब से कर दो। ठीक है, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पे भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सारा प्रीवियस ईयर में काट के लिखना है नया अकाउंटिंग पॉलिसी लगा के। लेकिन नया अकाउंटिंग पॉलिसी हर साल में जाके काट नहीं सकते, तो उसका सारा क्यूमुलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर करते हैं और एक तीसरा कॉलम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट का, उसमें एडजस्ट कर देते हैं। प्रीवियस का एक कॉलम रहता है, उसमें एक काट के लिख देते हैं, और करंट ईयर का रहता है। तो बस 3 कॉलम बनता है जहाँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ गया। ओके, एक और चीज़ तुमको बताना चाहेंगे, हम कैसे बोले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनता है तो 2 को बनता है, मतलब 2 कॉलम बनता है, करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहता है, पीएल, बैलेंस शीट, सीएफएस, आराम से सब चीज़। तो ये जो हम तुमको बोले कि तीसरा साल का मतलब थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट का जो वैल्यू जाएगा वो सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम पे जाएगा, पीएल में नहीं। पीएल का भी 2 कॉलम बनता है, बैलेंस शीट का भी 2 कॉलम बनता है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का, तो सिर्फ बैलेंस शीट में तीसरा कॉलम बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। पीएल जब बना रहोगे और तब उसमें चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उसमें सिर्फ 2 ही को कॉलम बनेगा, एक अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। उसमें तुमको ओपनिंग दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है तो कुछ डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या चेंज किए हो, क्यों चेंज किए हो, और चेंज करने से इफेक्ट क्या रहा है, चेंज इन नेचर, रीजन ऑफ चेंज एंड अफेक्ट ड्यू टू चेंज। ये 3 चीज़
चौथा चीज़, अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिए हो लेकिन 150 साल पुराना जो है उसको इम्प्रैक्टिकेबल है तुम्हारा इफेक्ट देने के लिए, तो क्यों नहीं दिए हो, तो उसका रीज़न दे दो। तो ये बात सब तुमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। एक और बात इसमें क्या बोलता है कि इन डेज अगर इशू कर दिया गया है ड्राफ्ट, लेकिन कब से एप्लीकेबल है वो नहीं पता है, लेकिन वो तुम पे एप्लीकेबल है और तुम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि कब से एप्लीकेबल। तो तुम अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो तुमको रीज़न लिखना होगा कि क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो। हम लोग इसे क्या पहले पढ़े थे कि अर्ली अडॉप्शन ऑफ इंडेस, मतलब कि इंडेस अप्लाई होने वाला है, बाद में होने वाला है, उसका रिजल्ट आया हुआ है कि इस डेट से अप्लाई होगा, तुम अभी से उसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इंडेस बोला है क्योंकि उसका डेट लिखा हुआ है कि कब से अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडेस निकला हुआ है लेकिन डेट नहीं है और उसको तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इसमें तुम डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। ये सारा बात हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग एस्टीमेट का, ठीक है। व्हाट इज अकाउंटिंग एस्टीमेट? इसका 3 डेफिनेशन है, पहले 2 डेफिनेशन बताएंगे, फिर बाद में एक तीसरा डेफिनेशन बताएंगे। पहला डेफिनेशन, अनसर्टेन मॉनेटरी आइटम इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेशन है अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ चुके हैं, ये एस्टीमेट का बात कर रहे हैं, तीसरा एरर अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट का पहला डेफिनेशन, अनसर्टेन मॉनेटरी आइटम इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में मॉनेटरी आइटम बहुत सारा होता है और नॉन मॉनेटरी आइटम नहीं लगता है हमको। फाइनेंशियल में नॉन मॉनेटरी आइटम नहीं होता है ना, उसमें ह्यूमन का वैल्यू थोड़ी होगा, सब मॉनेटरी अमाउंट होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा अमाउंट है जो अनसर्टेन हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हर साल 5,000 का हो रहा है, 10,000 का हो रहा है, कैसे पता लगेगा? रियलिटी तो नहीं पता कि आउटफ्लो हो रहा है पैसा का, आइडिया नहीं है ना, तो वो सिर्फ एक नॉन अनसर्टेन मॉनेटरी आइटम है। डेप्रीसिएशन एक मॉनेटरी आइटम क्योंकि उसको तो हम लोग चार्ज कर रहे हैं, राइट, लेकिन वो अनसर्टेन है, तो उसको कहेंगे अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन इससे बनता है कि हम लोग अकाउंटिंग एस्टीमेट करते कैसे, हाउ इज इट डन। वी यूज़ द लेटेस्ट अवेलेबल इन्फो टू मेक एन अकाउंटिंग एस्टीमेट। मतलब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं से इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, मार्केट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये मशीन चलेगा 10 साल, इसका कॉस्ट ये है, तो हमको इन्फॉर्मेशन है कि 10 साल चलेगा और 10 लाख इसका वैल्यू है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो जो भी अवेलेबल वैल्यू है उस हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग एस्टीमेट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, 2 डेफिनेशन है, इसका तीसरा डेफिनेशन बाद में बताएंगे। एग्जांपल है अकाउंटिंग एस्टीमेट का डेप्रिसिएशन, एनआरवी कैसे हुआ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, फेयर वैल्यू पे, तो वो तो कोई एक्यूरेट थोड़े होता है, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कहीं लिखा हुआ थोड़े कि 2+2 4 ये गाड़ी 4 साल के बाद 5 रुपये का होगा, ये तो पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है मार्केट वैल्यू। तीसरा बैड डेट तुम्हारा एस्टीमेट होता है, ठीक है। अब सुनो, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन एस्टीमेट। अभी हम लोग पढ़े क्या, अभी हम लोग पढ़े हैं कि अभी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़े थे, तो जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है तो रेट्रोस्पेक्टिवली हम लोग इफेक्ट देते हैं वो कुछ केस में, नहीं तो जो आईसीए बोलता है वैसे। अब हम लोग बात कर रहे हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। पॉलिसी का बात हो गया कि पॉलिसी जाता है रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन जब एस्टीमेट अगर चेंज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन अगर चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे, हम लोग उसको देंगे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज होगा तो पिछला साल रेट्रोस्पेक्टिव देना होगा, लेकिन जब अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो रहे हैं कर रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट अगर चेंज हो रहा है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। एस्टीमेट चेंज करना तुम्हारा कोई गलती नहीं है कि तुमको पिछला फिगर चेंज करना, वो तो उस टाइम का जो उस टाइम था, जैसे कि जब मशीन खरीदे थे तो बोले कि 10 साल इसका ज़िंदगी है, तो उस हिसाब से अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम किए थे। अभी पता चल रहा है कि इसका वैल्यू, इसका लाइफ 20 साल है, तो 20 साल के हिसाब से करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या था कि तुम एनआरपी भी कर सकते हो, तो वैल्यू कॉस्ट भी कर सकते हो। तुम किया कॉस्ट पे, अब बोल रहा है इस टाइम किया कॉस्ट पे, इस कॉस्ट चल रहा गया, अब बोल रहा है कि एनआरपी पे करेंगे, तो तुम्हारा गलती था, तो सबको अब एनआरपी पे दिखाओ। लेकिन एस्टीमेट में तो ऐसा नहीं था ना, कि उसमें जो वैल्यू था, जो लाइफ जो अवेलेबल था वही यूज़ किए थे, अब चेंज हो रहा है तो वही। तो अकाउंटिंग पॉलिसी में रेट्रोस्पेक्टिवली और अकाउंटिंग एस्टीमेट में प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। चेंज इन पॉलिसी का मतलब नहीं हो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। अकाउंटिंग पॉलिसी तुम कर रहे हो, जैसे कि इन्वेंट्री को कॉस्ट पे ना करके एनआरवी पे कर रहे हो, तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी डिफाइंड होता है, एस्टीमेट तो हम लोग यूज़ करते हैं, कोई वैल्यू हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, राइट। डेप्रिसिएशन चेंज हो कर रहे हैं कोई एसेट का, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि पहला, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है अकाउंटिंग एस्टिमेट का। पहला, कोई प्रीवियस ईयर का इफेक्ट नहीं देना होगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है, ठीक है। दूसरा कि अगर तुमको जो दूसरा बता चुके हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करने को अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज करना नहीं कहते हैं, ठीक है। और तीसरा, अगर तुमको डिफिकल्टी हो रहा है पता करने में कि ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, जहाँ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो उसको सीधा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट लिख दो, बात खत्म, ठीक है। एक है डेफिनेशन, तीसरा पूरे 3 डेफिनेशन, 2 बता दिए, तीसरा बता रहे कंपनी मेक्स एस्टिमेट टू अचीव अकाउंटिंग पॉलिसी। ये एक डेफिनेशन है अकाउंटिंग एस्टिमेट का, कि अकाउंटिंग एस्टिमेट क्यों यूज़ होता है। हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट तब यूज़ करते हैं जब हमको अकाउंटिंग पॉलिसी को हेल्प करना होता है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसी होता है कि एनआरवी पे करो इन्वेंट्री को वैल्यू या कॉस्ट पे करो, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट पॉलिसी है। लेकिन इसको हेल्प करने के लिए तुमको एनआरवी चाहिए होता है। एनआरवी, जैसे कि एनआरवी पे कॉस्ट करना है या एनआरवी पे वैल्यू करना है या कॉस्ट वैल्यू करना है, ये तो अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन कॉस्ट तुमको पता है, लेकिन एनआरवी तुमको निकालना होगा ना, तो एनआरवी कैसे निकालोगे, एनआरवी तो एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है ना। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट का ये भी डेफिनेशन है कि द थिंग्स विच आर यूज टू हेल्प अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। ये बात हो गया अकाउंटिंग एस्टिमेट का। अब हम लोग बात करते हैं एरर का। एरर का मतलब क्या होता है, अब तीसरा चीज़ बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, अकाउंटिंग एस्टिमेट हो गया, अब एरर का बात कर रहे हैं। एरर का पहला डेफिनेशन क्या है, ओमिशन या गलती इन प्रीवियस ईयर। हम लोग कुछ ओमिट कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में। हर वक्त याद रखना, एरर हर वक्त प्रीवियस ईयर में होगा। कभी भी आगे वाला लाइफ में कैसे पता चलेगा कि एरर होने वाला है या होगा, हमको तो पहले का बताता है। तो एरर इज ओमिशन या गलती इन प्रीवियस ईयर। क्यों हुआ, क्यों हुआ एरर या ओमिशन इज इन प्रीवियस ईयर इज ड्यू टू नॉट यूजिंग या इनकरेक्ट यूजिंग ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल इंफॉर्मेशन। तुम कुछ गलती किए हो या फिर तुम ओमिट कर दिए हो प्रीवियस ईयर में। क्यों किए हो, क्योंकि तुम यूज़ नहीं किए या गलत यूज़ कर लिए जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन था उस टाइम। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन था कि तुमको ऐसे चलना चाहिए, लेकिन तुम क्या किया कि वैसे चलना ही नहीं, तुम उल्टा गलत रास्ता चला गया। तुमको बोला गया कि कॉस्ट पे तुमको चलना है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुमको कॉस्ट पे चलना चाहिए था प्रीवियस ईयर में, तुम नहीं चला कॉस्ट पे, तुम दूसरा चीज़ पे चला गया। तो ये है एरर, ठीक है। एरर का मतलब ओमिशन, गलती, प्रीवियस ईयर, ड्यू टू नॉन यूसेज ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम लोग जब भी एरर होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट का मतलब क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी जब चेंज होता था तो ट्रीटमेंट करते थे रेट्रोस्पेक्टिव, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज होता था तो उसका ट्रीटमेंट करते थे प्रोस्पेक्टिव। जब एरर हो रहा है तो उसका हम लोग कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो एरर होगा, मतलब जो अगर जैसे कि आज करेंट हार्डो बोल है कि 2 कॉलम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में कोई एरर हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का जो वैल्यू गलती किया है उसको काट के फिर से नया लिख दो, हो गया। मतलब प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करके वैल्यू लिख दो, ठीक है। ये बात तुमको नहीं बोले हैं, फिर से बोल देते हैं, बोलना भूल गए थे कि जब भी तुम बैलेंस शीट बनाओगे ना, और मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और तब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे, तो जो पिछला प्रीवियस ईयर सब है उसको तो वैल्यू काट के नया लिख रहे हो, तो वो सब प्रीवियस ईयर का वैल्यू जो है उसको कहेंगे रीस्टेटेड वैल्यूज़। तो तुमको लिखना होगा जब भी रेट्रोस्पेक्टिव दोगे तो करंट ईयर और उसका प्रीवियस ईयर जो कॉलम होगा उसके ऊपर लिखोगे रीस्टेटेड प्रीवियस ईयर, और ओपनिंग बैलेंस का होगा वो भी उसमें भी लिखोगे रीस्टेटेड, ठीक है। तो जब एरर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अगर प्रीवियस ईयर का सिर्फ एरर है तो प्रीवियस ईयर का काट के ऊपर लिखना रीस्टेट। लेकिन ये जो एरर है वो बिफोर प्रीवियस ईयर का, पहले का है, तब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और एरर तो रेट्रोस्पेक्टिव। पॉलिसी और एरर में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और अकाउंटिंग एस्टिमेट में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो जब भी तो तुमको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तब आता है जब पॉलिसी हो रहा है चेंज या फिर एरर हो रहा है, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तब होता है जब हम लोग एस्टिमेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चेंज करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, थर्ड कॉलम बनाते हैं बैलेंस शीट का जो सारा प्रीवियस ईयर का क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे देता है। तो बस यही करना है, जब एरर हो रहा है लेकिन प्रीवियस ईयर के पहले हो रहा है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, थर्ड ईयर बैलेंस शीट बनाएंगे और बस काम कर लेंगे। तो एकदम दिमाग में क्लियर हो गया क्या, एरर हुआ है प्रीवियस ईयर में
तो सिर्फ प्रीवियस ईयर चेक कर दो, लेकिन एरर अगर प्रीवियस ईयर के पहले हो रहा है तो तुम उस साल का काट उठ के तो नहीं कर सकते ना, उस साल में जाके चेंज करोगे नहीं, तुम तीसरा बैलेंस शीट बना दो, जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है, बात खत्म। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का तो मतलब ये होता है कि पिछला साल जाके जो गलती की है उसको सुधार दो, बात खत्म। अकाउंटिंग पॉलिसी में गलती करता था तो सुधारने के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव दे देते थे, वैसे ही इसमें भी कर लें, हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, एरर जो होता है वो बहुत तरीके का हो सकता है, मैथमेटिकल एरर हो सकता है, क्लासिफिकेशन एरर हो सकता है, बहुत सारा एरर हो सकता है कि वैल्यू गलत लिख दिया, गलत जगह लिख दिया, उसको करंट एसेट लिखना था उसको नॉन करंट एसेट लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। तो जो होता है क्लासिफिकेशन एरर, मतलब करंट एसेट को नॉन करंट एसेट दिखा देना या फिर मॉनेटरी को नॉन मॉनेटरी दिखा देना, कुछ भी जो क्लासिफिकेशन एरर है, तो दो तरह का क्लासिफिकेशन एरर होता है। एक पीएल आइटम का क्लासिफिकेशन एरर, मतलब जैसे कि रेवेन्यू का चीज़ तुम एक्सपेंस में दिखा दिए, या फिर बैलेंस शीट का आइटम का क्लासिफिकेशन एरर, मतलब करंट एसेट को नॉन करंट दिखा दिए। ठीक है, तो जब एरर हुआ है पीएल आइटम के, तो हम लोग नॉर्मल प्रोविज़न लगाएंगे। क्या प्रोविज़न लगाएंगे? हम लोग ये प्रोविज़न लगाएंगे कि क्या प्रोविज़न लगाते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर में गलती हुआ तो प्रीवियस ईयर को काट दो, और अगर प्रीवियस ईयर से पहले हुआ है तो क्यूमुलेट करके थर्ड ईयर बैलेंस शीट दिखा दो, थर्ड बैलेंस शीट दिखा दो। लेकिन एक बात तुमको याद होगा कि पीएल में कभी भी थर्ड बैलेंस शीट नहीं, थर्ड कॉलम नहीं बनता है, सिर्फ 2 को बनेगा। तो जब भी पीएल आइटम का अगर कुछ एरर हो रहा है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर तक का वैल्यू दिखाओगे, कोई भी तुमको थर्ड बैलेंस शीट थर्ड कॉलम बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस शीट आइटम का अगर एरर हो रहा है तो तुमको थर्ड कॉलम बनाने का ज़रूरत है। ठीक है, बस यही बात है। ये सब का अथी में कॉपी में भी हम समरी दिया हुआ है, तुम समरी देख लेना। ठीक है, अब 1 मिनट लाइन पे रहो, आगे का बता देते हैं। हाँ ठीक है, सब समरी दिया हुआ है, लेक्चर 33 बिफोर ट्रेडिंग। अच्छा हाँ ठीक है, सुनो, एक इलस्ट्रेशन 17 है, एलडीआर है, इसमें समझो। इसमें क्या बोलता है, हर वक्त तुमको या अभी तुमको उतना से जो बोले हैं कि जो पीएल होता है उसमें कभी भी थर्ड कॉलम नहीं बनता है, तो याद रखना दिमाग में। ठीक है, हर वक्त हो गया। अब आगे देखो, आगे ये है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारा बात है। उसमें बोल रहा है कि 2011 करंट ईयर है 12-13, तो प्रीवियस हो गया 11-12, और उससे पहले हो गया 10-11। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस 10-11 में ही कुछ चेंज हो रहा है, और 12-13 में भी चेंज हो रहा है, और 11-12 में भी चेंज हो रहा है। तो ये सब कुछ तुमको चेंज हो रहा है, और ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। अकाउंटिंग पॉलिसी में जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव कब देते हैं, जब वॉलंटियरली कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में वॉलंटियरली चेंज कर रहा है, इसलिए उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जब भी देते हैं तो 3 कॉलम बनता है, और तीसरा कॉलम होगा ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट। ओके, तो हम लोग ये तो अभी तक थियोरी पढ़ी थी कि रेट्रोस्पेक्टिव देना पड़ता है, क्यूमुलेट करके देना होता है, लेकिन कैसे क्यूमुलेट करते हैं हम लोग इसमें सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि क्या बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है 2010-11 में बढ़ रहा है, 12-13 में भी बढ़ रहा है, और 11-12 में भी बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो पहले 10-11 का क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक 10 मिलियन से बढ़ रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक 10 मिलियन से बढ़ा दो। अगर क्लोजिंग स्टॉक 10 मिलियन से बढ़ा तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट 10 मिलियन से बढ़ा दो, रेड पेन से लिखे। अब ये तो हो गया 10-11 का, ये हो गया बिफोर प्रीवियस ईयर। ठीक है, तुम ओके, 10-11 के बाद अब 11-12 जो प्रीवियस ईयर उसका बनाओगे, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक 15 मिलियन से बढ़ रहा है, तो 15 मिलियन से बढ़ा दो। लेकिन एक बात याद रखो, 10-11 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बढ़ा 10 मिलियन से, तो 11-12 का जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, वो भी 10 मिलियन से बढ़ा होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 10-11 का क्लोजिंग स्टॉक 10 मिलियन से बढ़ा है, तो 11-12 का ओपनिंग स्टॉक तो फिर 10 मिलियन से बढ़ेगा, तो भी बढ़ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक 15 मिलियन से बढ़ रहा है, और ओपनिंग स्टॉक 10 मिलियन से बढ़ रहा है 11-12 में, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बढ़ा, 5 मिलियन से। ठीक है, करेंट ईयर जो 12-13 है उसका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है 20 मिलियन से। ठीक है, वो तो लिख दिए, लेकिन 11-12 का प्रीवियस क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था 15 मिलियन से, तो 12-13 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा 15 मिलियन से, बढ़ा दिए, दोनों का बीच का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, अब हम लोग को इफेक्ट देना है पीएल में और बैलेंस शीट में। तो तुमको याद पता है कि
पीएल में भले रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है उस, लेकिन उसमें सिर्फ 2 कॉलम बनता है। पीएल का हर वक्त 2 कॉलम बनेगा, बैलेंस शीट का 3 कॉलम बनेगा। ठीक है, ये बात को याद करने का तरीका क्या है रखना कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है, तो पीएल में बैलेंस शीट नहीं मैच हुआ तो तीसरा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग रीस्टेटेड फिगर दे देंगे। ठीक है, रीस्टेटेड फिगर दे दिए, कैसे देंगे, एक तो करेंट ईयर का जो वैल्यू है वो दे दो और प्रीवियस ईयर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दे दो। तो तुमको तो अब दे देना है, सेल्स दिया ही हुआ है, रेवेन्यू वो दे दो, उसका पीएल बना रहा है तो सेल्स माइनस सीओजीएस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, तो सीओजीएस निकाल के दे दो, प्रॉफिट ले आओगे, उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो तुमको जो रियल होना चाहिए था प्रॉफिट वो आ जाएगा। रियल प्रॉफिट क्या, वो प्रॉफिट जो नया मेथड यूज़ करके आ रहा है, तो बस वैसे आ जाएगा। तो वैसे करके निकाल दो तो तुम निकाल दोगे, लेकिन तुम बोलोगे भाई जब यही करके देना था तो तुम तो ऐसे ही दे सकते थे, अभी क्या समझा रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक ये सब। भाई वो यूज़ आएगा, क्यों यूज़ आएगा, इसमें रेवेन्यू दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है, लेकिन सीओजीएस तो अभी का दिया हुआ है ना, जो हम लोग अभी ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे थे उस हिसाब से दिया हुआ है, हम नया मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सीओजीएस चेंज हो जाएगा। सीओजीएस क्या होता है फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी इतना जो चीज़ ट्रेडिंग में बनाया हम लोग उसमें क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बदल रहा था, इसलिए सीओजीएस में चेंज हो जाएगा। तो सीओजीएस देखो चेंज हो रहा है, बुक में सीओजीएस दिया हुआ है 12-13 का 173, लेकिन वो तो चेंज होगा सीओजीएस, क्यों चेंज होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक चेंज हो रहा है। तो 173 सीओजीएस है अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड। नया मेथड की वजह से क्या हो रहा है कि 12-13 में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है 20 मिलियन से। तो अगर सीओजीएस का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस। सीओजीएस 173 है, लेकिन अब चेंज हो रहा है, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक किए थे, कुछ अमाउंट से किए थे तो 173 आया था, लेकिन अब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो माइनस और करना होगा। तो यहाँ पे माइनस करोगे, जो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है 20 से, तो -20 करोगे, इक्वल्स के इधर लाओगे तो +20 करना होगा, तो नया सीओजीएस आ जाएगा। तो वैसे करके निकाल दो तो नया सीओजीएस आ गया, वैसे करके बन जाएगा। इस पूरा क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है सीओजीएस का, वो बहुत ईजी है, देख लेना। ठीक है, उसका नीचे बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, मतलब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। तो रिटेन्ड अर्निंग तुमको दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, वही जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, पीएल में जो भी प्रॉफिट आता है वो रिजर्व में जाके क्यूमुलेट होते रहता है हर साल, वही है तुम्हारा रिटेन्ड अर्निंग। तो उसका तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 10 का, मतलब 12-13, 11-12 और 10-11, तो 1 अप्रैल 10 का ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ, ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है, तो वो ले लो। उसके बाद जो चेंज हुआ है, मतलब जैसे कि हम लोग ओपनिंग लिए हुए थे 423 मिलियन है 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 11 को उस दिन 423 मिलियन है, लेकिन 31 मार्च 11 को जो पता चल रहा है उस दिन देखो हम लोग जब 10-11 का बैलेंस शीट थे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी 10 मिलियन से बढ़ रहा था, तो 10 मिलियन और डालना होगा। 31 मार्च 11 को पीएल से कुछ आके गया होगा जीआर में, और तब जाके जीआर उसका 423 मिलियन है, लेकिन फिर से जब 10-11 का बनाए हैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के तो जीबी और बढ़ रहा है 10 से, तो ये और जो बढ़ा हुआ है उसको जीआर में डाल दो, तो प्लस करके 10 कर दिए, तो रीस्टेटेड प्रॉफिट आ गया 433 मिलियन। फिर ये हो गया 31 मार्च 11, अब 31 मार्च 12 को फिर कुछ वैल्यू आया होगा, 31 मार्च 11 को हम लोग वैल्यू निकाल दिए 433 मिलियन। फिर 1 साल चला, 11 के बाद 11-12 का 1 साल, 12 तो 1 साल के बाद फिर प्रॉफिट आएगा, तो फिर प्रॉफिट इसमें जाएगा, राइट। तो हम लोग को अभी नेट प्रॉफिट नया क्या आया है, 63 आया है रीस्टेटेड। हम लोग को तो अब नया प्रॉफिट आएगा ना, भले ही सब प्रीवियस ईयर का है, लेकिन प्रीवियस ईयर को हम तो रीस्टेट कर दिए, तो वो वाला प्रॉफिट अब ऐड करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि 12-13 का एंड पे कौन सा रियल प्रॉफिट, कितना एग्जैक्ट रिटेन्ड अर्निंग है, तो वैसे करके हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, सेकंड इलस्ट्रेशन 18 एकदम वैसे ही है, फिट है, बस इसमें एक लास्ट में एक चीज़ है कि एक नोट दिया हुआ है, उसको एग्ज़ाम में देना बहुत ज़रूरी है, वो दे देना। क्या है नोट, कि एक प्रीवियस ईयर है ओल्ड मेथड यूज़ करके, तुम लोग रीस्टेटेड बनाओगे नया मेथड यूज़ करके, तो दोनों का जो बीच का डिफरेंस है उसको तुमको चेंज करके दिखाना होगा। ठीक है, यही है पूरा। बाय बाय इंडिया 8।